राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें आप का मैं पक्ष जानना चाहूंगा कि आप पहली तो किसकी तरफ है, मतलब आपका जो समर्थन रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है, बिल्कुल। तो हम तो समाज के साथ खड़े हैं। ये जितने भी नॉन पॉलिटिकल संगठन है जिन किसी ना किसी के साथ में खड़ी होती है कभी ना, इसीलिए मैंने पूछा कि आप किसकी तरफ होंगे इस बार। गुर्जर समाज कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार थी, सिंधिया जी मुख्यमंत्री थी, लड़ाई लड़ी, 72 हमारे भाई शहीद हुए, लेकिन इन लोगों ने कुछ दिया नहीं। तो जो देगा समाज उसके साथ है। लेकिन आप अलायंस में भी हैं, जैसे आपका जो संगठन है, आपने बताया कि बहुत पुराना संगठन हो गया, 115 साल पुराना संगठन है और इसमें आप एक कद्दावर भूमिका में हैं। तो जैसे कद्दावर भूमिका में आप हैं, इसके अलावा संगठन काफी मजबूत है, तो ऐसे जो पिछड़े हैं, अभी भी पिछड़े गुजर हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपका संगठन क्या कर रहा है? बिहार में अभी आपकी जो स्थिति है, क्योंकि देखिए अभी 2 धड़े हो गए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो गई। तो अभी दोनों पार्टी आपस में कहाँ देख रही हैं, या मिलके साथ चलने वाली हैं, या कैसे, मतलब आगे भविष्य में कैसे काम करेंगे? लेकिन 2 धड़े होने का जो रीजन है वो मुख्य बिंदु समझ में नहीं आया कि 2 धड़े कैसे हो गए। एक तरफ उनके बेटे हैं और एक तरफ उनके भाई हैं, तो लेकिन आप उस पर मुद्दे पे नहीं आए जी। नहीं तो ये वैचारिक मतभेद था या फिर सत्ता के लिए मतभेद था या फिर एक ताकत दिखाने का मतभेद था? अब इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना, लेकिन मैं तो वैचारिक मतभेद ही कहूँगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इस सवाल को रहने दिया जाए। चलिए, जो आपके चाहने वाले हैं या फिर कुछ जो जनता आपको चाहती है, वो विनोद नागर को वो भी चाहते हैं कि विधायक बने, सांसद बने, उनके साथ। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ आप देख रहे हैं बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरे हिसाब से पहचान के मोहताज नहीं है। मेरे साथ इस वक्त विनोद नागर जी हैं। सबसे पहले सर स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। धन्यवाद। विनोद जी का जैसे परिचय आप शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे कि गुर्जर महासभा है, गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आप हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसके कोषाध्यक्ष हैं, इसके अलावा प्रवक्ता भी, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां देख रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया अपने कीमती, तो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो अभी खैर जैसे कि राजस्थान में चुनाव हैं, इसके अलावा मतलब मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, 5 स्टेट में चुनाव हैं, जिसमें 3 स्टेट हिंदी भाषी हो गए, बाकी एक साउथ में है और एक नॉर्थ ईस्ट। तो अभी हम लोग जो चर्चा करेंगे, क्योंकि जो राजस्थान स्टेट है वो गुर्जर बाहुल्य एरिया है, क्योंकि उसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो गुर्जर बाहुल्य है। तो आप जैसे राजस्थान में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें आप का मैं पक्ष जानना चाहूँगा कि आप पहली तो किसकी तरफ है, मतलब आपका जो समर्थन रहेगा वो किसकी तरफ रहेगा, कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ? क्योंकि जाहिर सी बात है आप एलजेपी में हैं। जी, मैं बता दूं जी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 में बनी थी। बिल्कुल। 115 साल पुराना संगठन है। बिल्कुल। सरदार पटेल जी की अगुवाई में बनी थी जी, और इसको बहुत ही समाज के महापुरुषों ने इसको आज तक चलाया है। हम लोग ये नॉन पॉलिटिकल संगठन है। बिल्कुल। तो हम राजस्थान के अंदर हो या देश के किसी भी कोने में चुनाव हो, चुनाव को लेकर के हम अगर बात करें तो हम तो समाज के साथ खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल समाज के साथ खड़े हैं, लेकिन जितने भी नॉन पॉलिटिकल संगठन हैं, जिनको हम एनजीओ बोल देंगे या संस्था बोल देंगे, किसी ना किसी के साथ में खड़ी होती है कभी ना कभी, मतलब खड़ी देखी गई है। तो इसीलिए मैंने पूछा कि आप किसकी तरफ होंगे इस बार? मैं बिल्कुल, अभी तक जो गुर्जर समाज है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, गुर्जर समाज कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। जी, काफी हद तक। काफी हद तक। हाँ। उसका कारण भी है, रीजन भी है। आप पीछे थोड़े से इतिहास में जाएंगे जी, चौधरी रामचंद्र विकल जी थे, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, इंदिरा जी के साथ में काम किया। बिल्कुल। राजेश पायलट जी थे, है ना, आज वो भी नहीं हमारे बीच में, सचिन पायलट जी हैं, लेकिन राजेश पायलट जी ने भी कांग्रेस में रह के इंदिरा जी के साथ बहुत काम किया जी, काफी बड़े पद पे भी रहे। और उसके अंदर उन्होंने कश्मीर के गुर्जरों को बगैर किसी लड़ाई लड़े आरक्षण दिलाया SC ST में। हिमाचल के गुर्जरों को आरक्षण दिलाया SC ST में, और वहाँ पर तो आदिवासी में भी है। तो ये आरक्षण बगैर लड़े मिला,
जी। राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार थी, सिंधिया जी मुख्यमंत्री थी, लड़ाई लड़ी, 72 हमारे भाई शहीद हुए। बिल्कुल, काफी बड़ा आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन। बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन इन लोगों ने कुछ दिया नहीं। अच्छा, तो जो देगा समाज उसके साथ है। लेकिन आप अलायंस में भी हैं साथ साथ। लेकिन आज मैं धन्यवाद करता हूं भाई नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने 370 हटाई और कश्मीर के गुजरों को उनका अधिकार दिलाया। बिल्कुल, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। तो जो करेगा उसके साथ हम लोग खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो समाज के लिए करेगा, समाज के हित में करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। एक चीज़ और भी है मेरी जो आपसे पूछने की बात थी, जैसे कि पहले गुजर्स को काफ़ी पिछड़ा माना जाता था, बहुत चीज़ें होती थी, मतलब उनको बोला जाता था कि बहुत अति पिछड़े में आते हैं गुजर। लेकिन इस वक्त में जो गुजर देखे जाते हैं, मतलब चाहे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, या फिर आप राजस्थान के गुजर से ले लीजिए इवन, या दिल्ली में ले लीजिए, बहुत ज़्यादा संपन्न है। संपन्नता काफ़ी अच्छी आ गई है, साक्षरता बहुत अच्छी आ गई है। तो इसका मेन कारण क्या रहा, मतलब जो इतना ग्रो किया है? मैं भाई आपको बताऊं, हमारा समाज, गुजर समाज जो बहुत बड़ा समाज है। जी बिल्कुल है, पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और ये आप बात ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज हम बैठे हैं राजधानी में, दिल्ली में, शहर में। जी, मैंने गांव और दिल्ली और एनसीआर जो है, ज्यादातर इसमें कोई दो राय नहीं, संपन्नता आई है। बिल्कुल। और संपन्नता एक ही चीज से आई है, और वो है जमीनें। हमारे पूर्वजों ने जो जमीनें रखी, जो जमीनें बोई जोती, जो रखे, भाई गुजरों का काम था गाय भैंस पालना। बिल्कुल। जमींदारी और खेती करना। बिल्कुल। तो हम लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो खेती अपनी बचा के रखी, और आज शहर बढ़ा, आधुनिकता आई, बिल्कुल, तो संपन्नता आई। संपन्नता है। लेकिन मैं आपको बता दूं भाई, आज भी देश के अंदर गरीब बहुत बद से बदतर हालत में है। गुजर। अच्छा। बहुत गरीबी की हालत में है, बहुत बद से बदतर हालत में है, जहाँ पे आज भी उन्हें सरकार की योजनाओं की, सरकार की सपोर्ट की, समाज की सपोर्ट की जरूरत है। इसमें मैं थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। जी जरूर। श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर आप चले जाइए, पूरा गुजर समाज है। जानवर लेकर के दर दर की ठोकरें खाता है ना, जिसे बकरवाल गुजर बोलते हैं, घुमंतर गुजर बोलते हैं। जी। उन्हें न रहने का अधिकार था, न जमीन खरीदने का अधिकार था, है ना, न पढ़ाई का अधिकार था, न वोट का अधिकार था। लेकिन मोदी जी ने 370 खत्म करके उन्हें वो अधिकार दिलाया। तो ठीक है, वो उन्होंने अधिकार दिलाया, लेकिन जो जैसे आपका जो संगठन है, आपने बताया कि बहुत पुराना संगठन हो गया, 115 साल पुराना संगठन है, और इसमें आप एक कद्दावर भूमिका में, तो जैसे कद्दावर भूमिका में आप हैं, इसके अलावा संगठन काफी मजबूत है, तो ऐसे जो पिछड़े हैं, अभी भी पिछड़े गुजर हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका संगठन क्या कर रहा है? अखिल भारतीय गुजर महासभा ने काफी स्कूल बनाए हैं। अच्छा। उन्हीं क्षेत्रों में, अलग अलग यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तमाम जगह जा जाकर के स्कूल बनाए हैं, एजुकेशन की तरफ बच्चों को लेके गए। बिल्कुल। समाज में समय समय पर कुरीतियां पैदा होती हैं, उनको खत्म करने के लिए पंचायत करते हैं। अभी पिछले रविवार की बात है जी, मैं गया था राजस्थान के अंदर, कैमरी जगह है, कैमरी में मैं गया, वहाँ पर भगवान देव नारायण जी का स्थान है जी, जगदीश धाम, महाराज जगदीश धाम का मंदिर था, बाबा देव नारायण जी का स्थान है। वहाँ पर पूरे राजस्थान के जितने भी बच्चे अग्रणी आए हैं, खेल के मैदान में, शिक्षा के मैदान में, उन सभी को वहाँ पर बुला के सम्मानित किया था। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो हाँ, देख के लगता है हमारा समाज पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, इसी से प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आज कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बिल्कुल, बेटी का सम्मान करो। गुजरों के तो खून में बेटी का सम्मान है।
बिल्कुल। हमारे यहाँ ना पीछे से हमारे बुजुर्गों ने रीत बनाई हुई है, एक हम लोगों के भी जो है ना दिमाग और मन में ये एक सम्मान पैदा है कि भाई हम अगर हमारे गांव से किसी कोई शादी कोई बारात भी जाएगी कहीं तो हम उस गांव में पूछते हैं हमारे गांव की कितनी लड़कियां यहाँ किस समाज की हैं, उससे मतलब नहीं है। कितनी, चाहे वो बाल्मीकि समाज से हो, चाहे वो यादव समाज से हो, चाहे वो किसी भी समाज की है, सबसे पहले जाके उन बेटियों का सम्मान होगा। बहुत बढ़िया। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आज पूरा देश कह रहा है, ये तो हमारा समाज पहले से कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहन बेटी का सम्मान सब प्रिय है, सब प्रिय, गुजर समाज होना भी चाहिए। बेटियों का सम्मान अगर है, क्योंकि देखिए आधी आबादी इसको माना जाता है, और इसका अगर सम्मान करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा देश तरक्की करेगा और तरक्की करेगा। जी। इसके अलावा गायों के लिए आप लोगों ने क्या किया है? क्योंकि देखिए आपका महत्वपूर्ण बिंदु रहा, जैसे कि आपने कहा कि हम जो गौपालन हो गया, या फिर इसके अलावा जानवर जो पालतू जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस, ये सब सारी की सारी चीज़ हो गई। तो इसमें गाय का आपका कहाँ, मतलब इसकी रक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, गौ रक्षा के लिए? देखिए, इसको अगर हम कागजों में कहें, कागजों में कहें तो कह देंगे गौशाला बना दो। जी बिल्कुल। डेयरियां यहाँ से वहाँ ले जाओ। अब जैसे दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में शहरीकरण हो गया पूरा, दिल्ली के अंदर कानून ही नहीं है गाय रखने का। बिल्कुल। लेकिन आज भी हमारे घर में 100-150 गायें हैं। मेरे से छोटा वाला भाई उसी को देखता है। हाँ। क्या करे, दादा परदादा के टाइम से चली आई है, उसको देंगे तो नहीं किसी को। बिल्कुल। अभी उसका रख रखाव है, लेकिन इसमें ना हमें सरकार की मदद की बहुत जरूरत है। अब हम लोगों की जमीनें तो चली गई, बिल्कुल, आधुनिकता में जमीन है नहीं आपके, जमीनें तो डेवलप हो गई है ना। जानवर को कहाँ भेजें? कभी जीवन में गाय बेची नहीं, तो उस गाय को कहीं छोड़ नहीं सकते, कहीं बेच नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं तो जमीनें ली ही जाएंगी। अच्छा, जा करके कहीं बाहर दूर दराज में जमीन ले लो तो देखने की बड़ी दिक्कत हो, तो वहाँ से दूध वगैरह की कनेक्टिविटी इतनी नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए इसमें सरकार की कुछ योजनाओं की जरूरत है, और सरकार अब जागी है, चेती है। यूपी के अंदर भी उन्होंने काफी गौशालाएं बनाई और इस पे योजनाएं बना रहे हैं। लेकिन ठीक है, योजनाएं बन रही, लेकिन धरातल पर बहुत सारी योजनाएं नहीं आई। क्योंकि अगर आप यूपी की बात करें तो जो आवारा जानवर हैं, इनको आवारा जानवर संज्ञा दे दी गई है गायों को। आप देखेंगे कि गाय और बैल पूरे झुंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं, खेत खराब कर रहे हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो नुकसान हो रहा है वो क्योंकि सबका हो रहा है, उसमें समाज है, बाकी सब लोग हैं। जी बिल्कुल, समाज का नुकसान है इसमें भी, जानवरों का नुकसान है इसमें। इसी पे ही सरकार को कोई अच्छी ठोस नीति बनाने की जरूरत है बहुत। इसमें हमारे समाज के भी बुजुर्ग हैं, और भी समाज हैं जो गौ पालन करते हैं, जानवर रखते हैं, सभी को बिठाया जाए, सभी के सलाह मशवरे से कोई अच्छा ठोस कदम उठाया जाए ताकि ये जानवर सेफ रह सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो हमने नॉन पॉलिटिकल बातें की हैं, जैसे कि आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा प्रवक्ता भी हैं, और बहुत सारी जिम्मेदारियां पशुपति जी ने आपको दी हुई हैं। रामविलास पासवान जी के टाइम से आपके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं, ठीक है, आप बहुत बड़ा नाम भी है लोक जनशक्ति पार्टी में। तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी। तो हम थोड़ा सा बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते हैं। बिहार में अभी आपकी जो स्थिति है, क्योंकि देखिए अभी 2 धड़े हो गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो गई है। तो अभी दोनों पार्टी आपस में कहाँ देख रही हैं, या मिलके साथ चलने वाली हैं, या कैसे, मतलब आगे भविष्य में कैसे काम करेंगे? देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी। बिल्कुल। संस्थापक थे। बिल्कुल। उनकी एक सोच थी, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। एक सोच और एक विचार को ही लेके व्यक्ति चलता है। तो उनके विचार थे, हमेशा वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए लड़ते रहे, और उनका पूरा जीवन दलित और अकलियत के लिए लड़ने में ही बीता है। बिल्कुल। उन्हीं ने इसको खड़ा किया। समय बदला, वो नहीं रहे हमारे बीच में। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी, वो अपने जीते जी अपने सामने
अपने भाई को अपनी सीट दे के गए कि आप ये हाजीपुर की सीट जहां से वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मतों से जीते जी, तो आप इस सीट को रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा। जिसकी जनता ने उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड मतों से जिताया, उस पे उनको काबिज करके गए कि आप इसका ध्यान रखेंगे। जी, रख रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। नहीं ठीक है। पशुपति पारस जी पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष भी रह करके उसको संभालते रहे, और आज भी पूरे क्षेत्र में आप जाके देखिए एक तरफा पारस जी का के लिए तो एक कहावत है कि पारस जी वो पारस हैं जिसे छूने से ही सोना हो जाता है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन दो धड़े होने का जो रीजन है वो मुख्य बिंदु समझ में नहीं आया कि दो धड़े कैसे हो गए। एक तरफ उनके बेटे हैं और एक तरफ उनके भाई हैं, तो भाई और बेटे दोनों अलग अलग उनके मृत्यु के बाद तुरंत अलग अलग हुए हैं। तो इसका क्या कारण रहा, या इन फ्यूचर भी या भविष्य में मतलब ये दोनों मिलेंगे? क्योंकि अभी भी हाल ही में देखा गया कि चिराग पासवान ने पशुपति जी के पैर भी छुए हैं और उनसे बातचीत भी की, चर्चा भी की काफी। तो इस पे थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप उस पे मुद्दे से नहीं आ रहे। जी नहीं, देखिए ये तो पशुपति पारस जी आज भी उन्हीं की विचारधारा पे चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या और पूरी लोजपा उनके साथ खड़ी है, सभी सांसद उनके साथ खड़े हैं, सभी पदाधिकारी उनके साथ में खड़े हैं। जहाँ इतनी मजबूती है तो विचारधारा से तो वही चल रहे हैं ना। ठीक है, चिराग जी भी अलायंस में हैं, बीजेपी के साथ अलायंस है ना, लेकिन जो मजबूती, जो विचारधारा पशुपति पारस जी की है, किसी की। अच्छा, मतलब चिराग पासवान जी की कोई चिराग पासवान जी की कहीं ना कहीं विचारधारा में फर्क आया, तभी तो अलग नहीं। वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ जी। अगर उनकी विचारधारा में फर्क ना आया होता तो अलग ही ना होता। एक ही परिवार था, एक ही पार्टी थी, एक साथ में चल रहे थे, सब एक चीज था ना। तो ये वैचारिक मतभेद है। वैचारिक मतभेद कब खत्म होगा कुछ नहीं कह सकते। नहीं, तो ये वैचारिक मतभेद था या फिर सत्ता के लिए मतभेद था, या फिर एक ताकत दिखाने का मतभेद था? अब इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना, लेकिन मैं तो वैचारिक मतभेद ही कहूंगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सवाल को रहने दिया जाए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये पारिवारिक मतभेद है। पारिवारिक मतभेद है, छोटे बड़े का मतभेद है, मान सम्मान का मतभेद है ना, विचारधारा का मतभेद है। जिस व्यक्ति ने इतने पूरे देश के अंदर एक लौ जलाई है ना, उसको बुझने नहीं देंगे, उसका मतभेद है। चलिए खैर, अब बहुत सारी बात करेंगे तो काफ़ी बातों में से बातें निकलते जाएंगी, लेकिन फिलहाल सिर्फ आप ही की बात हम करते हैं। देखिए, आपने जब लोक जनशक्ति पार्टी थी, रामविलास पासवान जी जीवित थे, तो उस वक्त में आपने इस पार्टी को काफ़ी आगे तक बढ़ाया और काफ़ी हद तक काफ़ी बड़े पद पर भी काम किया। तो अभी आप पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब इसको मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? या इसके अलावा जो बाकी इलेक्शन है, खाली लोकसभा आप देख रहे हैं या फिर विधानसभा भी? क्योंकि अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा है, वहाँ पर भी आपकी स्थिति कुछ है वहाँ पे? नहीं, आज भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी ने बहुत जिम्मेदारियां दी हुई हैं। बिल्कुल है ना, और बड़ा सम्मान भी है। तो उसी तरह हम भी जिम्मेदारी को बढ़ के निभाते हैं। आज हमारा आने वाला 24 का जो टारगेट है, उस पर पूरी निगाह है, पूरी तरह से फोकस। हाँ, पूरा फोकस 2024 पे है। 2024 को लेकर के हम देख रहे हैं कि अब की बार हमारे भी 8-10 आने चाहिए सांसद। अच्छा, तो ताकि और पार्टी मजबूत। उम्मीद है कि 10 सीट मिलेंगी आपको? देखिए, सरकार है और बड़ी पार्टी है, हम तो उससे 20 भी मांगेंगे। नहीं, मांगने का अलग है, उनका देने का अलग है, क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि हम 6 या 7 सीट देंगे, वो भी दोनों को। देखिए, अभी कोई फाइनल नहीं है। अभी कोई फाइनल नहीं है, इस पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो 10 से 15, 20 भी मांगेंगे, जो मिल जाए, जहां भी मतलब पार्टी का निर्णय होगा, हम साथ। अच्छा, जो आपके चाहने वाले हैं या फिर कुछ जो जनता आपको चाहती है, वो विनोद नागर को इलेक्शन में खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि विधायक बने, सांसद बने उनके साथ। तो आप कब ये चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बात सही है। और देखिए, से मेरी बात, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बहुत मौका दिया, आज भी मौका है। 2 बार मैं चुनाव लड़ा भी हूँ, 3 बार। 2 बार बुराड़ी से विधानसभा लड़े, 1 बार मॉडल टाउन से लड़े और अच्छे वोटों पे आए।
सेकंड पे आया। मतलब दिल्ली के अंदर हमने उस समय में लोजपा का इतना नहीं था, लेकिन उनकी पासवान जी की विचारधारा को लेके हम चले, उनके विचारों को लेके चले और पीठ पीछे वो खड़े थे। तो हम भी बहुत दौड़े, जोड़ा सभी को, खड़ा किया पूरी दिल्ली में। 3 बार मैं भी चुनाव लड़ा, सफलता नहीं मिली अलग बात है, लेकिन बहुत सम्मानजनक वोट मिला कि मैं सेकंड पे रहा। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस को भी थर्ड पे फोर्थ पे रख के सेकंड पे आना भी बड़ी बात थी। तो मैं तो अपने वोटर्स का, सपोर्टर्स का पूरा धन्यवाद भी करता हूँ और तहे दिल से आज भी उनका सम्मान करता हूँ। उसके बाद भी हमने यहाँ से नगर निगम में 4-4 सीटें, 5-5 निकाली, 5 सीटें निकाली। सिटी जोन से तो हमने 3 सीटें निकाली और एक को चेयरमैन बनवा दिया। क्या बात है, बहुत है ना। दिल्ली से ही एमएलए भी जिताए। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में जनाधार नहीं है। नहीं, जनाधार है। हाँ, मजबूत है। मजबूती है और समय आएगा फिर दिखाएंगे। अच्छा, चलिए। तो देखिए, आप लोगों ने सुना, विनोद नागर जी ने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए हैं, बहुत सारी चीज़ों के जवाब दिए। तो खैर, बहुत आपके जो भविष्य है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अभी से। और जैसे जनता चाहती है कि आप भी उनके चुन के आए, उनके बीच में बैठे, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खैर, यहीं पे हम इंटरव्यू समाप्त करते हैं, क्योंकि भाई साहब को भी काफ़ी टाइम हो रहा है। जी। तो इसी के साथ में दिल्ली से मैं मनीष कुमार, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।